नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद का मामला, योगी सरकार का बड़ा एक्शन। विशाखा जांच के बीच रजिस्ट्रेंट डॉक्टर सस्पेंड। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव राज ठाकरे में गठबंधन पर मुहर। मुंबई, ठाणे, पुणे सहित 7 शहरों में लगेंगे चुनाव। एनसीपी अजित पवार के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान। 38 नगराध्यक्ष और 1100 के करीब नगर सेवक जीते। मुंबई, पुणे में महायुति की रणनीति पर शीर्ष नेताओं की बैठक। पंचायत से पार्लियामेंट्री तक भगवा लहराएगा। नितिन नवीन का पटना में भव्य स्वागत किया गया। बिहार ने राहुल को ऐसे भगाया कि जर्मनी चले गए। नवीन बोले, उनकी तरह टाइम पास नहीं करना है। पटपंडगंज पार्षद रेणु चौधरी का वीडियो वायरल। पार्क में धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। रेणु चौधरी ने जताया खेद। सांसद के बयान से विवाद कम होने की उम्मीद। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न और कथित लव जिहाद से जुड़ा गंभीर विवाद सामने आया है, जहां आरोप के घेरे में पैथोलॉजी विभाग के जूनियर डॉक्टर रजीम उद्दीन नायक हैं। उनके खिलाफ महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है। मामला 22 दिसंबर को विशाखा समिति के समक्ष पेशी और उसके बाद की प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने चौक कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने पीड़िता को धोखे में रखकर उससे संबंध बनाए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच भी शुरू की। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर फरार बताया जा रहा है, जहां पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही। पुलिस अधिकारियों का कहना कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। केजीएमयू में तैनात एक रेजिडेंट डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अपनी पहली शादी छुपाकर पीड़िता महिला डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार ने भी अब इस पर एक्शन ले लिया है और कड़ी जांच की बात कही है। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। महिला आयोग द्वारा भी कल सर इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जो डॉक्टर है, इसने कई शादियां करके और उस बच्ची को फंसाने का काम किया है। उसको गुमराह करके अपने प्यार के जाल में फंसा करके और जो है झूठ बोल करके उसका शोषण करने का प्रयास किया। और दूसरी बात ये है कि इतनी असंवेदनशीलता है कि उसके जब पता चला उस बच्ची को, तब उसको बार बार जो है मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, उसको स्टॉक करना, पीछा करना और उसको बार बार कॉल करना, ये दंडनीय अपराध है। और इस तरीके के आदमी की जगह सिर्फ जेल में होगी। मेरी तरफ से मैंने पत्र लिखे हैं और हम राज्य महिला आयोग की तरफ से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीएम पोर्टल पे शिकायत की गई है और सीएम पोर्टल पे क्या कुछ मांग रखी गई है कि जो कार्रवाई को लेकर के, और इनको कब ये जानकारी लगी कि उसकी पहले से भी शादी है? ये जानकारी इनको जब ये जुलाई में इनका प्रकरण शुरू हुआ, जो हमें पता है 2025 की ही बात है, बहुत लंबी घटना नहीं है। और आई थिंक इसको सितंबर अक्टूबर में पता चला, जब उसकी पत्नी थी। दोनों लोग क्या मैम एक ही बैच के हैं जो वहाँ पर? नहीं, ये सीनियर है। जो लड़का है वो सीनियर है।
ये लड़का ऐसी। तो मैम इसमें आप लोग के द्वारा अब आगे जो कदम है, क्योंकि अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं कराई गई है, क्योंकि पुलिस का कहना है इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। नहीं, आज शिकायत हो गई है, फॉर्मली हमने पत्र लिख दिए, एफआईआर भी लॉन्च होगी और अरेस्टिंग भी होगी उसकी। लड़के का क्या कुछ नाम है, क्या वहाँ पे? डॉक्टर रमीज मलिक। ये कहाँ का रहने वाला, कुछ बताया गया? ये KGMU में डॉक्टर है और बाकी इन्फॉर्मेशन हमें जैसे सारी पुलिस बता देगी हम। KGMU में और भी इसके शिकार हुए हैं लोग? आई एम प्रिटी श्योर हुए होंगे, ये बहुत बड़ा रैकेट लग रहा है मुझे। इस मामले पर KGMU के डॉक्टर ने पूरी जानकारी दी। किसी ने विभाग से हमें फोन करके बताया कि ऐसी घटना है जिसमें विभाग बच्ची के ऊपर उल्टा प्रेशर बना रहा है और उस जो लव जिहादी है उसके पक्ष में खड़ा है। फिर मैंने प्रयास करके इस बिटिया के साथ बातचीत किया और अंततः ये लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार हुए, क्योंकि ये इन लोग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। और जब लड़की ने मना कर दिया कि मैं कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो बिल्कुल पीछे पड़ गए। इसके पीछा करना, इसको धमकी देना, ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। फिर अंततः जब हम लोगों ने बातचीत की, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ताओं ने बातचीत की, थोड़ा विश्वास में लिया, फिर आदरणीय परिणा दीदी जी से बात हुई, फिर हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। क्योंकि वो सेकेंड ईयर में लड़का था, ये फर्स्ट ईयर में थी, तो जो मेडिकल कॉलेज में एक हेरारकी बहुत तगड़ी चलती है, इसलिए उस प्रभाव का इस्तेमाल करके उसने ये सब किया है। जिस तरीके से जो आरोप है कि उसने जो धर्मांतरण की बात कही और इसकी पहले से भी जो शादी थी, ये जानकारी कब सामने आई? जब उस लड़की को किसी तरह पता चला, जो उसकी पत्नी है, उसको पहले जब पता चला कि ये किसी तरह उस लड़की को पता चला, तो उसने इस बिटिया को फोन करके बताया कि मेरी जिंदगी तो उसने तबाह कर ही दिया है, मेरे घर वाले छोड़ चुके हैं धर्म बदलने के कारण, और यदि तुम आ जाओगे तुम्हारी भी जिंदगी चौपट के बनेगी। दोनों लोग कब से एक रिलेशन में आए थे? दोनों लोग, देखिए, मैंने इतना जूनियर है तो बहुत ज्यादा पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे जो थोड़ा बहुत पता है, हमें जुलाई से दोनों की बातचीत थी। अच्छा, ये जो इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, ये क्या कारण था? क्या हरेसमेंट को जो जी, जब उसको पहले तो ऑलरेडी डिप्रेशन में चली गई, जब पता चला कि ये शादीशुदा है और मुझे धोखा दे रहा है, और जब उसकी पहली पत्नी ने इस बच्ची को बताया कि हमें भी कन्वर्ट किया, हमें भी मैनिपुलेट किया और मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तो ये पहले से ही डिप्रेशन में थी, दवाओं पर चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो इसका पीछा करने लगा, इसको डराने धमकाने लगा, जिसके बाद इस बच्ची को लगा कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि बच्ची उत्तर प्रदेश की रहने वाली, बाहर से आई है यहाँ पढ़ने के लिए, तो हैरान परेशान होकर के फिर इसने ये कदम उठा लिया। क्या KGMU प्रशासन से किसी तरह की कोई बात शिकायत नहीं की इस मामले को? KGMU में प्रॉक्टर जो है उनके पास चिट्ठी भेज दिया गया है, हम देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित बर्बर लिंचिंग के विरोध में मुंबई में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंबई स्थित बांग्लादेश दूतावास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने दूतावास के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी, बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां हालांकि स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने दीपू चंद्र दास की हत्या के दोषियों को कड़ी सजा देने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत रोकने की मांग की है, जहां मुंबई पुलिस ने संयम बरतते हुए प्रदर्शन को नियंत्रित किया। फिलहाल किसी भी प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी की सूचना अभी तक नहीं मिली है। पूरी स्थिति पर मुंबई पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र की राजनीति से एक खबर सामने आ रही है, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने साफ कह दिया कि आने वाले नगर निगम और बीएमसी के चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच लगातार संवाद चल रहा था, जो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन और अन्य औपचारिकताएं भी शुरू हो गई है। ऐसे में नई युति की घोषणा करना जरूरी हो गया था। संजय राउत के मुताबिक कल ठीक दोपहर 12 बजे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत करेंगे और गठबंधन की औपचारिक घोषणा करेंगे। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए राउत ने बताया कि मुंबई, नई मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा एवं नासिक और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीट बंटवारे की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। उद्या दुपारी साधारण 12 वाजता तुम्हाला स्थळ कळवलं जाईल।
उद्या दुपारी 12 वाजता शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर सामने आई, जहां अजित पवार की एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने हालिया नगर निकाय चुनाव के नतीजों और आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी की स्थिति साफ की। सुनील तटकरे ने कहा कि घड़ी चुनाव चिन्ह पर 38 नगराध्यक्ष चुने गए, बल्कि 1100 नगर सेवक के आसपास प्रतिनिधि की जीत यह साबित करती है कि अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी को अच्छा समर्थन मिला है। महानगर पालिका चुनाव को लेकर तटकरे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले 2 से 3 दिनों में पार्टी स्तर पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद आधिकारिक बयान सामने आएगा। मुंबई में महायुति के भीतर सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर तटकरे ने कहा कि आज देर शाम महायुति 3 शीर्ष नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। इन नेताओं की बैठक में यह तय किया जाएगा कि मुंबई में कितनी सीटों पर और किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। नवाब मलिक को लेकर मुंबई में मचे राजनीतिक बवाल पर तटकरे ने कहा कि महायुति में साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। देवेंद्र फडणवीस संबंधित पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस विषय पर जो भी बातचीत होगी वह उच्च स्तर पर होगी और एकजुट होकर चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर पूरे राज्य में 1090 लगभग 1100 तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी के चिन्ह पर नगर सेवक चुन के आए हैं। कई जगह लोकल आघाड़ी भी वहाँ होगी, यानी परिवर्तन आघाड़ी। आघाड़ी यानी महाविकास आघाड़ी, आप समझोगे, आघाड़ी यानी वही नहीं, परिवर्तन आघाड़ी, विकास आघाड़ी, ऐसे नाम लेकर कई जगह लोकल वहाँ पे अलायंसेस हो गए बिगर पार्टी के ऑफिशियल सिंबल के छोड़कर। तो ऐसे नतीजे वहाँ पे आ गए। अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरह से यहाँ पे यश हासिल किया है। खास तौर पर अभी महापालिका का चुनाव है, इसके लिए हम महायुति में, इंडिया में हम लगातार हमारी हर महापालिका की चर्चा वहाँ पे चालू है। आज से नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, पर्चा भरने का शुरुआत हो गई है। 1-2 दिन में उसके बारे में निर्णय हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष दोनों आज आने वाले हैं। कल फिर दोबारा हमारी बैठक हो जाएगी और अलग अलग महानगर पालिका में जो कुछ चर्चा लोकल स्तर पर हो गई है उसकी जानकारी हम लेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे। पुणे पिंपरी चिंचवड को लेकर अंकुश काकड़ जी ने कहा कि हमारी अजीत दादा जी की पार्टी के साथ बातचीत हुई, हम गठबंधन में लड़ेंगे, ऐसा प्रिंसिपली तय हो गया है और सीटों को बंटवारा बाद में चलेगी। इस पर तथ्य क्या है, अगर आप अपना पक्ष बताएं। मैंने बताया कि 2-3 दिन अजीत दादा लगातार पुणे में ही हैं। अंकुश काकड़े उनके स्पोक्समैन पर्सन है, उसके बारे में मैं क्यों टिप्पणी करूं? जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के अध्यक्ष को ही बताते नहीं तब तक मैं नहीं कुछ उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। लेकिन दादा वहाँ पे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पुणे के पायलट मंत्री हैं। आज तक पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस को जो कुछ हमने यश हासिल किया है लगातार इन चुनाव में 1999 से, वो सब अजीत दादा के नेतृत्व में हो गए थे। सबको विश्वास है अजीत दादा की लीडरशिप का और पुणे और पिंपरी चिंचवड की जनता भी अजीत दादा पर ज़्यादा विश्वास। भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना में भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के बाद राजधानी के मिलर स्कूल मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का सपना साकार करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बता दिया। कहा कि राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करनी है। बिहार की जनता ने तो राहुल गांधी को ऐसे भगाया कि जर्मनी ही चले गए। वे विदेश में जाकर देश को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। नितिन नवीन ने कहा, बिहार में भी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है जो चुनाव हारते ही विदेश घूमने चले जाते हैं। पटपड़गंज से निगम पार्षद रेणु चौधरी का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जहां वीडियो में वह एक पार्क के अंदर एक व्यक्ति को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद रेणु चौधरी ने बयान जारी किया। कहा कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
उन्होंने कहा, अगर कोई भूल हुई है तो इसके लिए मुझे खेद है। इस बयान के बाद विवाद कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं रेनू चौधरी पटपड़गंज वार्ड से। कल से मेरी जो वीडियो काफ़ी वायरल चल रही है उसमें मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। एमसीडी पार्क बच्चों के खेलने के लिए है और उनकी कोचिंग्स वगैरह के लिए। वहाँ पर जो भी सुविधा चाहिए होंगी हम लोग उपलब्ध कर। मेरी भाषा से शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुंची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं बच्चे ऐसे ही पार्क में हमेशा खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने कल रात को उनका वीडियो देखा और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। खेल जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे देश का और बच्चों का जुड़ाव रहता है। खेल की कोई भाषा नहीं होती। मैं खुद भी स्पोर्ट्स फेडरेशन से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि खेल को कैसे बढ़ावा देना है। और हमारी पार्षद ने उनकी जो शैली थी वो ठीक नहीं थी, उनको समझाया गया। उन्होंने अपने उस व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया है, माफ़ी भी मांगी है और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना एक वीडियो भी अपलोड किया है। तो और मैंने अपने लोकल यूनिट से कहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, कि उन कोच से भी जाके मिले, बच्चों से भी जाके मिले और उस ग्राउंड में हम और फैसिलिटीज उनको क्या दे सकते हैं उस पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है अब ये विषय खत्म करना चाहिए और उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी है और खेल को कैसे बढ़ाना है अब उस पर ध्यान देना है। बात करें अरावली की, जहां अरावली हिल मामले में आज डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा की अध्यक्षता में साबरकांठा के खेरोज में सभा आयोजित की गई थी, जिसमें जल, जमीन और जंगल पर आदिवासियों का प्रथम अधिकार है। साथ ही 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा न मानने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करने की चेतावनी दी गई। आने वाले समय में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली हिल के लिए गए निर्णय के खिलाफ डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने साबरकांठा के खेरोज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के प्राथमिक अधिकार छीनने की बात कर स्थानीय लोगों को जागरूक होने का आह्वान किया। और इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के युवा नेता युवराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों पर सवाल खड़े किए। साथ ही स्थानीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली हिल मामले में दिए गए बयान पर कहा कि यदि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ या पहाड़ियां नहीं रहेंगे तो स्थानीय लोगों का अस्तित्व खतरे में है। हालांकि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आने वाले दिनों में चिंता सता रही है। साथ ही हजार पशु पक्षियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराएगा। आने वाले समय में यदि राज्य और केंद्र सरकार इस मामले में नहीं झुकती है तो किसी भी कीमत पर अरावली हिल के निर्णय पर पुनः विचार के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ियों का अरावली का हिस्सा न मानने के लिए चेतावनी दी गई है। बात करें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने नशे के सौदागरों पर करारा वार किया है। कस्टम विभाग से मिली जानकारी अनुसार 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2025 के बीच मुंबई कस्टम जोन 3 में टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर कई बड़े मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान बैंकॉक और मस्कत के आए यात्रियों से करोड़ों रुपए का प्रतिबंधित ड्रग्स को जब्त किया गया। हाइड्रोपोनिक वीड और जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ यात्रिकों के सामान में छिपाकर लाए जा रहे थे। ड्रग्स मामले के साथ साथ सोने के जवेरात, अर्धकीमती पत्थर और विदेशी मुद्रा की भी जब्ती की गई। कुल मिलाकर यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने करीब 10 व्यक्तियों को गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर 3 अलग अलग मामलों में बैंकॉक से आए 5 यात्रियों के पास से 35 किलो 45 ग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की है। इंटरनेशनल मार्केट में जब्त की गई ड्रग्स की मार्केट में कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि तस्करी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए की जा रही थी। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में एक और बड़ा खुलासा मस्कट से आई फ्लाइट में हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नवार IX 236 से आए एक यात्री के पास से 81 ग्राम एम्फेटेमिन बरामद किया गया। इस नशीले पदार्थ की कीमत करीब 16,20,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर 2 अन्य मामलों में बैंकॉक से आए 2 यात्रियों से 13 किलो 3 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की गई है। इन सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में भी ले लिया गया है।
जांच में तस्करी के चौंकाने वाले तरीके भी सामने आए। यात्री कस्टम अधिकारियों से बचने के लिए शैम्पू की बोतलें और टिन स्नैक्स के डिब्बों में ड्रग्स छिपा कर ला रहे थे। सामान को इस तरह पैक किया गया था कि पहली नजर में शक ना हो, लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता और प्रोफाइलिंग से ये साजिश नाकाम हो गई। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे तरीकों पर अब और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ड्रग्स मामले के अलावा कस्टम विभाग ने अन्य तस्करी मामलों में भी बड़ी कार्यवाही की। 2 मामलों में यात्रियों से 283 ग्राम हीरे जड़े सोने के आभूषण बरामद किए गए, जिनकी कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा है। एक अन्य मामले में 66.43 ग्राम पॉलिश किए हुए अर्ध कीमती पत्थर जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 24,91,000 रुपए बताई गई। इसके साथ ही 2 यात्रियों से 45,26,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई। मुंबई कस्टम्स की ये कार्यवाही तस्करों के लिए सख्त चेतावनी मानी जा रही है। गुजरात के नडियाद में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई जारी है, जहां नडियाद नगर निगम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जर्जर दुकानों को गिराया जा रहा है। इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। बता दें कि 6 महीने पहले दुकानदारों को सूचना देकर उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में नडियाद के नगर आयुक्त ने अधिक जानकारी दी है। गुजरात के नाडियाड में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई जारी है, जहां नाडियाड नगर निगम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जर्जर दुकानों को गिरा रहा है। इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। बता दें कि 6 महीने पहले दुकानदारों को सूचना देकर उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में नाडियाड के नगर आयुक्त ने अधिक जानकारी दी है। सरदार भवन ये जो बिल्डिंग खड़ी है वो काफ़ी समय से जर्जरित थी। नामदार हाईकोर्ट में भी उसके रिट पिटीशन जो हुई थी उसमें कॉरपोरेशन को आदेश दिया गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था देके ये जो जर्जरित इमारत है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ताकि लोगों का कोई जान माल का नुकसान न हो, कभी कुछ दुर्घटना न हो। इसकी वजह से हमने जल्द से जल्द 6 महीने के अंतराल में सब दुकानदारों को इत्तला करके उनको वैकल्पिक व्यवस्था देके ये आज बिल्डिंग की डिमोलिशन कामगिरी चल रही है। इसमें करीब महानगर पालिका के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और पुलिस के जवानों का अच्छा बंदोबस्त रहा है और हम ये जल्द से जल्द ट्रैफिक के लिए रास्ता खुला हो जाए, इसलिए सुबह से ये कामगिरी चल रही है और जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।